डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ पे आज शुरू करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कैसे होता है, उसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं। ठीक, तो ये वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरी देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट भी है। और जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात की जाए तो जैसे कोई टेबल है, टेबल पे अगर किसी बॉल को आप मूव करा रहे हो सर्कुलर पाथ में, ठीक है, किसी बॉल में आप रस्सी बांध ले रहे हो या कोई धागा बांध के किसी टेबल पे उसको मूव कराया जा रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसमें उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसी को देखना है हमको। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिख रही है। ठीक है, टेबल बहुत अच्छी बनी नहीं, बस एक टेबल दिख रही है और इसमें देखिए ये यहाँ पे एक कोई पेग है। ठीक है, इसको पेग भी बोल सकते हैं हम लोग, कभी कभी इसको नेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो और सिंपल भाषा में समझो तो कोई कील गड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई कील है तो इसमें एक रस्सी या धागा बंधा हुआ है जिससे ये बॉल है और ये इसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, एफ रेडियल फोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियल फोर्स। तो रेडियल फोर्स इसमें जो टेंशन होगा, इस रस्सी में जो टेंशन होगा वही रेडियल फोर्स होता है। ठीक है, तो रेडियल फोर्स इस रस्सी में या धागे में जो टेंशन होगा वही होता है। ठीक है, जो थ्रेड है यहाँ पे तो उसमें जो भी टेंशन होगा तो वो क्या होगा, एफ रेडियल। ठीक है, एफ टी। अब ये टेंजेंशियल फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो टेंजेंशियल फोर्स 0 होता है, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स होगा तो लगातार उसकी स्पीड को बढ़ाता रहेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एफ टेंजेंशियल जो होगा वो 0 होगा। तो अब एफ नेट की बात करें तो एफ टेंजेंशियल इस तरफ लगेगा। ठीक है, और एफ रेडियल इस तरफ लगता है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो एफ नेट इक्वल टू एफ आर स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो एफ नेट निकालोगे तो अब यहाँ पे एफ आर के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि एफ टी 0 है तो एफ आर बाहर निकल के आएगा और एफ आर की वैल्यू टी के बराबर है। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी टी या एफ आर के बराबर हो जाएगी। अब एफ आर की वैल्यू हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, एफ आर इजकल टू टी भी होगा, अभी हमने देखा, या एम ए आर हो जाएगा। एफ इजकल टू एम ए होता है तो एफ आर इजकल टू एम ए आर। अब ए आर की वैल्यू आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू वी या ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या एम बी स्क्वायर अपान आर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज वी स्क्वायर अपान आर होगा, सॉरी ए आर की वैल्यू वी स्क्वायर अपान आर, और एम को हर जगह मल्टीप्लाई करा दोगे तो वही निकल के आ जाएगा एफ आर। मतलब कि ए आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ओमेगा वी हो सकती है, ओमेगा स्क्वायर आर हो सकता है या वी स्क्वायर अपान आर हो सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। अब बात करी जाए टाइम पीरियड की। ठीक है, कि टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा, कोई पार्टिकल माना यहीं से शुरू कर रहा है, ये पार्टिकल है यहाँ से शुरू कर रहा है, ऐसे 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 यहाँ चलते यहाँ फिर पहुंच रहा है, तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपान स्पीड। ठीक है, तो टाइम को हमने इधर रख लिया और डिस्टेंस, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वही डिस्टेंस हो जाएगी। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है किसी सर्किल का, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर, अब ये लीनियर डिस्टेंस हुई। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस होती है। तो 2 पाई आर अपान वी कर दिया तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। अब अगर हमको एंगुलर स्पीड चाहिए तो एंगुलर डिस्टेंस देख लो, तो एंगुलर डिस्टेंस कितना इसने कवर किया होगा, 2 पाई के बराबर। ठीक है, सर्किल का कितना होता है, 2 पाई होता है, तो 2 पाई अपान, तो एंगुलर स्पीड नीचे रखोगे। ठीक है, तो 2 पाई अपान ओमेगा हो जाएगा। बस यहां से निकल के आ गया टाइम पीरियड। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्किल में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसमें एफ नेट कितना लगेगा और टाइम पीरियड कितना लगेगा। अब कोनिकल पेंडुलम का केस कभी कभी नीट में पूछ लेता है तो वो देखेंगे। देखिए अब ये कोई पेंडुलम है। ठीक है, ये पेंडुलम है, तो इसको जब ऐसे ऐसे आप मूव कराओगे, ऐसे ऐसे रोटेट कराओगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और ये किसी सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। ठीक है, अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अपने जो मेन एक्सिस है उससे थीटा एंगल पे थोड़ा इधर टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसी पाथ में मूव करता रहेगा। तो देखो अब यहाँ पे एक टाइम मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, तो उसका जो भी मास होगा तो एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो एम जी नीचे तरफ लग रहा है, और इसका टेंशन होगा तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ये होगा थ्रेड में टेंशन हो गया। ठीक है, अब टेंशन के अगर कंपोनेंट किया जाए तो देखो अब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, सिमेट्री की वजह से देखा जाए तो ये भी थीटा होगा। तो इस तरफ हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा रेडियल की तरफ क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, अब फोर्स को इक्वल करना है तो पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल कर लो और उसके बाद वर्टिकल कर लेना। तो हॉरिजॉन्टल जो हम लोग कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या है आपका, देखिए टी साइन थीटा है। ठीक है, तो टी साइन थीटा इक्वल टू, अब इसमें आपका रेडियल फोर्स कितना लगेगा, तो रेडियल फोर्स लगेगा एम
ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा स्क्वायर आर ए आर की वैल्यू है, ठीक है, इसको आप चेंज करके भी रख सकते हो, वी स्क्वायर अपान आर भी रख सकते हो, ओमेगा इंटू वी रख सकते हो, वो कुछ भी रखो आप, ठीक है। तो एक वैल्यू हमने रख के यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्वल करना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है आपका, देखो टी साइन थीटा ऊपर की तरफ, सॉरी टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। दोनों फोर्स को इक्वल करना है, टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको इक्वल कर दिया। अब ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो जब स्क्वायर करोगे तो इधर क्या हो गया, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू इसका पूरे का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो ये भी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू एम जी का होल स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल बचेगा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वजह से अब टी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग एक बार स्क्वायर करके ऐड कर लेना, अगर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी, अगर टी की स्क्वायर यहाँ पे हटा दो तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकल के आया यहाँ पे टी। अब क्या करो, आप दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करो, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो वहां से आपको एंगुलर स्पीड निकालना है, ठीक है। तो देखो अब जब डिवाइड करोगे टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। एम ओमेगा स्क्वायर आर अपान एम जी हो जाएगा, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, नीचे बच जाएगा जी। यही यहाँ पे लिख दिया हमने, टेन थीटा इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपान जी। यहाँ से ओमेगा आपको निकालना था, ओमेगा एक तरफ रखेंगे, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इस तरफ रखेंगे और ये हो जाएगा जी टेन थीटा अपान आर। ओमेगा के स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी जी टेन थीटा अपान आर। तो जो भी इसका एंगुलर स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, जी टेन थीटा अपान आर, जी टेन थीटा अपान आर। अब चाहो तो इसको याद रखो, और याद रखोगे तो फायदा रहेगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया पेंडुलम का केस, इसके न्यूमेरिकल कुछ देखना, और बाकी अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी में अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड की बात की जाए, तो टाइम पीरियड क्या आएगा। अच्छा ये देखे हो कि आप टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिख देते हो हर जगह, तो ये कैसे आता है भाई टाइम पीरियड। अब देखिए सर्कुलर पाथ के लिए आता है, सर्कुलर मोशन में तो आता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो अब देखो 2 पाई हो जाता है इसका एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ओमेगा हो जाती है एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही होता है टाइम, तो बस वहीं से तो निकल के आया है। या ओमेगा इक्वल टू आपको याद रहता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी वहीं से तो आया है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई हम रख लेंगे। ओमेगा की वैल्यू अभी आपने निकाला था जी टेन थीटा पान आर, लेकिन ओमेगा नीचे है तो नीचे हो जाए जी टेन थीटा पान आर, तो आर ऊपर चला जाएगा, तो ये निकल के आएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपान जी टेन थीटा। अब इसी को आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो, टी इक्वल टू 2 पाई। अब आर की वैल्यू अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये हो जाता है सर्कुलर पाथ हुआ था, ठीक है, ये इसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, तो ये हो जाएगा आपका आर, और ये एंगल था थीटा, और ये लेंथ क्या, थ्रेड की लेंथ कितनी थी एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की वैल्यू जो आप निकालोगे तो आ जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वहां से निकल के आ जाएगा आर की वैल्यू एल साइन थीटा, तो आर की जगह लिखा एल साइन थीटा, और जी टेन थीटा की जगह लिखेंगे, टेन थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी एल कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। एक जगह ओमेगा की वैल्यू अभी आपको बताया था मैंने, जी टेन थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यह है एंगुलर स्पीड का फार्मूला और यह है टाइम पीरियड का फार्मूला, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हैं ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में सर्कुलर मोशन में कौन से फार्मूले हमको यूज करने हैं, ठीक है। तो देखो ट्रांसलेटरी मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फार्मूला होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे आप लिखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर स्पीड, ये हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन में जो भी डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको एस से लिखते हैं, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा लिखेंगे, फिर से वही ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा, टी की जगह टी, ये यूज करोगे आप। अब आप क्या करोगे, अब वी स्क्वायर की जगह फिर से वही ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर है, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2a है, तो एक्सेलरेशन की जगह आप अल्फा यूज करते हो, एस की जगह थीटा यूज करते हो, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप सर्कुलर मोशन में यूज करोगे।
अब किसी nth सेकंड में या tth सेकंड में चली गई दूरी अगर आपको देखना है तो इससे निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, ठीक है। यहाँ अगर थीटा आपको देखना है tth सेकंड में तो वही करोगे, ओमेगा नॉट प्लस हाफ 2t माइनस 1 ये लगा दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे ए भी होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे एस की वैल्यू देखो तो ये है यू प्लस वी बाई टी, तो यहाँ पे करोगे ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी, तो ये हो जाएगा एवरेज एंगुलर स्पीड, ठीक है, एवरेज एंगुलर स्पीड इंटू टी या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो इतने सारे फार्मूले जो आप ट्रांसलेटरी मोशन में यूज करते थे वही सर्कुलर मोशन में यूज करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है, जहाँ पे यू है वहाँ पे ओमेगा नॉट लिखना, जहाँ पे वी है वहाँ पे ओमेगा लिखना, ए की जगह अल्फा लिखना, एस की जगह थीटा लिखना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद है तो इसको आप सिंपली डिराइव कर सकते हो, कहीं भी तुरंत यूज कर सकते हो इसको। वी एवरेज हमने यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे आप ओमेगा एवरेज यूज करोगे, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो इसको आप यूज करोगे ओमेगा एवरेज, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा एवरेज, ये इसको काट के लिख देते हैं, ओमेगा एवरेज इनटू टाइम, ठीक है, ये यूज करोगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कंप्लीटिंग ईच साइकिल इन 4 सेकंड। अब ईच साइकिल कह दिया, ठीक है, ईच साइकिल इन 4 सेकंड मतलब कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, नहीं तो वो स्पीड बढ़ाता रहता तो टाइम पीरियड घटता जाता धीरे धीरे, लेकिन जब प्रत्येक साइकिल एवरी साइकिल को 4 सेकंड में कवर करा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पे। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अब टेंजेंशियल मैंने पहले ही कह दिया जीरो है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता रहता है, तो जब स्पीड बढ़ती रहती तो जो आपका टाइम पीरियड है धीरे धीरे कम होता जाता, भाई अगर तेजी से घूमता तो जल्दी कवर कर लेता, लेकिन कह रहा है जब ईच साइकिल 4 सेकंड में कवर करा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अब रेडियल एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाए तो फिर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं करेगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कुलर पाथ में मूव करा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन ए आर की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें ओमेगा की जगह क्या रखोगे, 2 पाई बाई टी रख दो, क्योंकि टी आपको दिया गया है, तो 2 पाई बाई टी रख दो, ठीक है, का स्क्वायर करोगे इंटू आर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू अगर रखना चाहो तो 10 होती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है, इसको कैलकुलेट मत करना बार बार, इसको याद कर लो, ठीक है। और टी स्क्वायर की वैल्यू, टी की जगह 4 सेकंड दिया था तो ये हो जाएगा 16 इंटू आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब इसको चेंज मत करना, तो सेंटीमीटर में रख दोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 4 16 को करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 को 10 से कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 8 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो 2.5, ठीक है, या 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये निकल के आएगा रेडियल एक्सेलरेशन। अब टोटल एक्सेलरेशन की बात की जाए, ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है टी स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर होता है टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, तो टी की वैल्यू तो जीरो हो गई, ए आर की वैल्यू बची, तो ए आर स्क्वायर बाहर निकलो तो ए आर आएगा, तो वही निकल के आ जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाए, टोटल एक्सेलरेशन जब कह दिया जाए, तब आप दोनों को निकालोगे, भले वो जीरो जीरो रख के आप देख लेना, ठीक है, किसी एक को टिक करके नहीं आ जाओगे ऐसे ही, ठीक है, बाद में वही निकल के आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप वही टिक करो, लेकिन पहले आप देख लोगे कि क्या जीरो है क्या जीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, आर की वैल्यू 2 मीटर दिया, इफ इट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्पीड इंक्रीज कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब एटी की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एटी क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो वही स्पीड बढ़ाता है। देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम 4 मीटर पर सेकंड, जब स्पीड इसकी 4 मीटर पर सेकंड हो गई है तब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना है, मतलब ए इजकल टू एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर आपको बताना है। एटी की वैल्यू आपको पता चल गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और स्पीड को कौन बढ़ाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये एटी की वैल्यू आपको दे दिएगा। अब ए आर कैलकुलेट करना है तो यार तुरंत कैलकुलेट कर लो, तो ए आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे आप, 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, आर की वैल्यू दी आपको 2 मीटर, तो ये निकल के आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये निकल के आ गया 8, तो आप बस वैल्यू रख दो यहाँ पे।
तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए टी की जगह रखोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ए आर की वैल्यू 8 आई, 8 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये निकल के आएगा ए की वैल्यू √68। ठीक है, निकल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ए पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, इट्स स्पीड इज गिवन बाई, स्पीड दिया गया 4t स्क्वायर मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो v आपको दिया गया यहाँ पे 4t स्क्वायर, तो अगर dv बाई dt यहाँ पे करो, dv बाई dt करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 इंटू टी। ठीक है, अब at देखना है, dv बाई dt क्या होता है, at होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो 8 इंटू टी की वैल्यू 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 तो हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका at। अब आपको निकालना है ar, तो ar की वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर अपान r। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड तो दी नहीं गई है, आपको लीनियर स्पीड दी गई, तो उससे आप निकाल लो, तो ar की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर अपान r। तो अभी v की वैल्यू आपने कितना निकाला था, यहाँ पे v की वैल्यू है ये देखिए 4t स्क्वायर है, तो t की जगह 4 रखोगे या t की जगह 2 रखोगे, स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। तो ar की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू कितनी आई 16, तो 16 का स्क्वायर करोगे आप। ठीक, 16 का स्क्वायर अपान r की वैल्यू कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 128। ठीक है, 128 मीटर पर सेकंड का, तो ये आ जाएगा ar। अब आपको a कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे आप, 16 मतलब 80 का स्क्वायर प्लस ar का स्क्वायर, ar की जगह 128 का स्क्वायर। अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो रहा है। ठीक है, तो अब या तो आप इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को आपस में ऐड करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका इसको करने का है कि यहाँ 16 स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहने दो, अब 128 को क्या करोगे, 16 इंटू 8 कर दो। ठीक है, 16 इंटू 8 कर दो, क्योंकि 16 8 जा कितना होता है, 128 होता है, तो इसको करोगे आप 16 इंटू 8, स्क्वायर इसका भी रहेगा, स्क्वायर इसका भी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, 16 स्क्वायर इसमें कॉमन ले लो, तो ये इनसाइड 16 स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा 16 स्क्वायर, यहाँ कॉमन बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 8 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर बाहर ले लो आप। ठीक है, तो 16 स्क्वायर जब बाहर लोगे तो बाहर आएगा 16 और अंदर बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 1 65, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 65 रखो, तो 65 का अप्रॉक्सीमेटली आप 8 रख सकते हो, क्योंकि 8 8 या 64 होता है। ठीक है, तो 65 आप इतना अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 8, तो ये हो जाएगा लगभग 128 के बराबर। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। अगर 128 का स्क्वायर करो, फिर 16 का स्क्वायर करो, दोनों का ऐड करो, फिर से स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा तो यही। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो टाइम खपाने का। Now moving on next question, horizontal plane in such a way that string always remain straight, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक केस है, इसका फिगर यहाँ पे नहीं देखा, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसका फिगर कैसा है। अब यहाँ पे देखिए कोई नेल है, ठीक है, या पेग है, यहाँ पे 2 मास इससे बंधे हुए हैं इस स्ट्रिंग से। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से 1 मीटर है और यहाँ से भी 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये पहला वाला मास है और उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा वाला, मतलब ये टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ देखी जाए इसकी, तो ये है 2 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए अब इनका मास m और m दोनों का सेम है। ठीक है, अब कैलकुलेट रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। ये स्ट्रिंग जो यहाँ पे ये पहला पार्ट है इसमें T1 होगा टेंशन, इसमें T2 माना है हमने, तो इसका रेशियो बताना है आपको। ठीक है, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेल की बात की जाए तो ये T1 लग रहा है इसमें। ठीक है, अगर पहली मास की बात की जाए तो इसका मास m है, इस तरफ लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2। अगर यहाँ बात की जाए तो इस पर सिर्फ और सिर्फ T2 लग रहा है। ठीक है, और ये मास है m। तो देखो अब इसका जो भी रेडियल फोर्स होगा वो इस टेंशन के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ क्या लग रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे इसमें बाहर की तरफ लग रहा है T2 भी लगेगा और m ओमेगा स्क्वायर r भी लगेगा। ठीक है, जो रेडियल फोर्स होता है वो बाहर की तरफ लगेगा। तो देखिए अब यहाँ पे आप इसमें जब इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ करोगे T1 माइनस T2 इजकल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा T2 इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि इस पे बाहर क्या लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो r आप रखोगे इसमें, ठीक है,
तो वो ये पूरी डिस्टेंस रखोगे, जितनी दूरी यहाँ से है, जो ये पिग है, जो नेल है, तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होगी उसको रखोगे, तो इसको आर डैश भी आप मान सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि इसका 1 मीटर दिया तो यहाँ पे भी 1 मीटर रख दिया, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी टोटल डिस्टेंस रखनी है। ठीक है, टोटल लेंथ जितनी होगी वो रखनी है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर की है। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अब देखिए, इसको ऐड करो तो T1 माइनस में है, ये T2 माइनस है, T2 प्लस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, r प्लस आर डैश हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया T1। और T2 की वैल्यू तो सीधे यहीं पे थी। ठीक है, ये क्या था, m ओमेगा स्क्वायर आर डैश। अब देखो, आपको रेशियो बताना है T1 बाई T2, तो T1 बाई T2 करोगे तो देखो T1 की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r प्लस आर डैश, तो r की वैल्यू 1 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर और r डैश की वैल्यू 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए m ओमेगा स्क्वायर आर डैश, m ओमेगा स्क्वायर आर डैश की वैल्यू 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो ये 2 मीटर। तो m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो T1:T2 की वैल्यू निकल के आएगी 3:2। तो ये तो हो गया तरीका करने का। ठीक है, सॉल्व करने का। अब यहाँ पे 2 ही मास दिया हुआ था, अब यहाँ पे 3 भी दे सकता है, उसके बाद तीनों में रेशियो पूछ सकता है, 4 दे सकता है, चारों में रेशियो पूछ सकता है। तो उसका हम एक सिंपल ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, उससे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो डेफिनेटली 100% काम करेगा, कहीं भी लगा सकते हो उसको, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया, तो देखिए ये पेग है, यहाँ पे नेल है, तो इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये वाला मास है। फिर यहाँ से, अब देखो यहाँ से पहले मास का 1 मीटर लेंथ है, फिर दूसरे का कितना है, 2 मीटर हो जाएगा, और तीसरे का कितना है, यहाँ हो गए तब 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से जब यहाँ तीसरा मास है 3 मीटर डिस्टेंस पे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आप लेंथ लोगे ना, तो वो पेग से या नेल से ही लेना। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देखना किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, टोटल लेंथ लेना। तो ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये हो गया, आपको रेशियो बताना T1, T2, T3 का। ठीक, तो आप जब सबसे पहले यही करना है। ठीक है, लेंथ देख लो कितने दूरी पे है। ठीक है, एवरी पार्टिकल का अलग अलग इंडिविजुअल लेंथ या इंडिविजुअल डिस्टेंस जो है, वो जो आपका नेल है तो वहां से कितना है वो आप देख लोगे, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करोगे, T1:T2:T3 जब निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, बस आपको डिस्टेंस जोड़ते जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको T1 का पहले चाहिए, क्योंकि T1:T2:T3 हमने लिखा, तो T1 का आपको चाहिए, तो पहले T1 का डिस्टेंस, उसके आगे वाली डिस्टेंस भी आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो T1 कितनी दूरी पे है, 1 मीटर। आगे वाला ये कितना है, M2 वाला मास 2 मीटर पे, M3 वाला 3 मीटर पे, तो तीनों को ऐड कर दो, इसके आगे वाले को इसमें जोड़ देना है। तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 3, 2, 5 और 1 6 हो जाएगा। इस 2 देखो, अब ये हो गया, T1 आ गया आपका। ठीक है, अब T2 देखना है, तो T2 वाला डिस्टेंस देखोगे, उसके आगे वाला, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, T2 वाली डिस्टेंस देखोगे, उसके आगे वाले, T2 कितना था, 2 मीटर पे था, और उसके आगे ये T3 कितना है, 3 मीटर पे है, तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसके आगे जाओ, इसके अब इसको देखना है आपको T3, तो T3 वाला और उसके आगे वाली डिस्टेंस, उसके आगे कोई पार्टिकल है नहीं, T3 कितनी डिस्टेंस पे है, 3 मीटर। तो ये आ गया आपका रेशियो T1:T2:T3। अब आप चाहो तो इसको फ्री डायग्राम बना के, फ्री बॉडी डायग्राम बना के अलग से देख लेना, यही रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, मैंने इसको बताया कैसे, शायद आप सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो फिर से देखो। पहले क्या करना है, आपको इंडिविजुअल डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, इंडिविजुअल डिस्टेंस 1 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है। तो पहले पार्टिकल के लिए उसकी डिस्टेंस प्लस उसके आगे वाले की डिस्टेंस जोड़ देना है, तो वो आ जाएगा रेशियो उसका। फिर उसके आगे वाले को देखना है, तो उसकी डिस्टेंस प्लस उसके आगे वाली, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, उसके आगे वाली। ठीक है, तो यहाँ ये कितने पे था, ये 2 मीटर पे था, आगे वाला इसका 3 मीटर, तो 3 और 2 ये हो गया 5। ये 1 मीटर पे था, तो 1 इसका, और ये 2 और इसका 3, तो 3, 2, 5 और 1 6 हो गया इसका। अब लास्ट वाले का देखना है, तो इसकी डिस्टेंस देखोगे इंडिविजुअल कितनी दूरी है, ये 3 मीटर है, इसके आगे वाला जोड़ना था, लेकिन इसके आगे कोई है नहीं, तो बस वही 3 रख दोगे, तो यही आ जाएगा आपका रेशियो निकल के। अब थोड़ा सा और देख लो, अगर ये 1 मीटर पे है, ठीक है, ये 1 मीटर पे है, और ये मान लो कि 2 मीटर पे है। ठीक है, ये 2 मीटर पे है और ये 3 मीटर पे है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब देखो, अब जब ये 1 मीटर पे, ये 2 मीटर पे है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये दूसरा वाला पार्टिकल जो होगा, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पे, और जो तीसरा वाला होगा तो 2, 3 और 3 6, ये 6 मीटर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मीटर पे, ये 3 मीटर पे, 6 मीटर। फिर से रेशियो देखना है, T1:T2:T3 का देखना है आपको। तो मैंने बताया था पहले, इसकी डिस्टेंस उसके आगे वाले की डिस्टेंस जोड़ते जाओ, तो इसकी कितनी 1 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे, तो 3, 1 4, और ये है 6, तो 4 और 6 ये हो जाएगा 10:2। अब इसका देखो, तो ये 3 मीटर पे खुद है, और इसके आगे वाला 6 मीटर पे है, तो 3 और 6 ये हो जाएगा 9:2। अब इसके आगे वाला कितने पे था, 6 था, तो ये हो जाएगा 10:9:6।
तो ऐसे लगाओ, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, कहीं भी आप इसको यूज करके ऐसे निकाल सकते हैं। अगर रेशियो पूछा जाए तो ठीक है, रेशियो पूछा जाएगा तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 20 पाई रेडियन पर सेकेंड टू 30 पाई रेडियन पर सेकेंड इन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्या हुआ, इसकी जो एंगुलर स्पीड थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, वो इंक्रीज हो गई 20 पाई रेडियन पर सेकेंड टू 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। देन कैलकुलेट हाउ मेनी रिवोल्यूशन द पार्टिकल विल मेक। कितने रिवोल्यूशन ये बनाएगा, ठीक है, कितना मूव करेगा, कितने बार ये चक्कर लगाएगा उस सर्कुलर पाथ का, जब वो 10 सेकेंड में कितना इंक्रीज हो रहा है उसकी वेलोसिटी 20 पाई रेडियन पर सेकेंड टू 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से लगाएंगे। ठीक है, पहला मेथड हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाओ। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती थी, थर्ड इक्वेशन होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर प्लस इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे थीटा आपको निकालना, तो एन थीटा रख दो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा गया तो एन थीटा रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन थीटा, या अभी आप थीटा निकालो, उसके बाद एन 2 पाई की वैल्यू किसके थीटा के बराबर रख देना, तो वहां से एन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 पाई। ठीक है, तो यहाँ 30 पाई का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 900 पाई स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना था 20 पाई था, 20 पाई का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 400 पाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू हमको निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू आप निकाल लोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाला लगाओगे। ठीक है, v बराबर u प्लस 80, तो ओमेगा कितना दिया है आपको 30 पाई दिया है, 30 पाई इक्वल टू 20 पाई प्लस अल्फा टी की वैल्यू आपको दिया है 10 सेकंड। तो 30 पाई माइनस 20 पाई करोगे 10 पाई आएगा, 10 पाई अपॉन 10 करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई, यहाँ पे रख देंगे। तो ये 900 पाई स्क्वायर, ये 400 पाई स्क्वायर इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 500 पाई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा की वैल्यू निकल के आई पाई इंटू थीटा। तो पाई और पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 500 बाई 2, तो ये हो जाएगा 250 पाई। ठीक है, ये आ गया आपका थीटा। अब 2 पाई एन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा 2 पाई एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 पाई। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एन इस तरफ रहेगा, 2 को नीचे लाओगे तो ये आ जाएगा 125 रिवोल्यूशन। कितना आ गया 125 रिवोल्यूशन, ये टोटल यहाँ पे बनाएगा। नेक्स्ट मेथड है इसका करने का, हमने बताया था आपको थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा एवरेज इंटू टी। ठीक है, थीटा आपको निकालना है, ओमेगा एवरेज हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो यहाँ 20 प्लस 30 हो जाएगा 60 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 पाई, सॉरी 30 प्लस 20 ये हो जाएगा 50 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 पाई इंटू टी की वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 पाई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रखोगे 2 पाई एन इक्वल टू 250 पाई। पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो तो एन की वैल्यू निकल के आएगी 250 बाई 2, तो ये हो जाएगा 125। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा आसान था, अगर ये एवरेज वाला फार्मूला आपको याद था थीटा इक्वल टू ओमेगा एवरेज इंटू टी, तो ये ज्यादा आसान है। यहाँ पे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू निकल के आएगी। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में हो रहा है तो इसको आप फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी गिवन बाई ए एस स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन दिया गया है ए एस स्क्वायर। व्हेन ए इज कांस्टेंट, ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड एस इज डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, एस क्या है डिस्टेंस, कोई भी सर्कुलर पाथ है तो उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो एस है, और ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, कैलकुलेट फोर्स एक्शन ऑन दी पार्टिकल। ठीक है, कोई पार्टिकल है कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस फंक्शन में दी गई है, ए एस स्क्वायर के फंक्शन में दी गई है, या यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, और ये क्या है कांस्टेंट पैरामीटर है, और इस पर कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जब अच्छा पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आने का चांस है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स एफ इक्वल टू लिखोगे एफ आर का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर। टेंजेंशियल और रेडियल फोर्स दोनों को कंसीडर करोगे जब भी नेट फोर्स की बात की जाएगी। जब नेट फोर्स की बात की जाएगी तो टेंजेंशियल और रेडियल दोनों फोर्स की आप बात करोगे। तो आपको दिया क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ए एस स्क्वायर के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो ए एस स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ए एस के फॉर्म में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, आर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, आर से इधर भी डिवाइड करो, आर से इधर भी डिवाइड करो। तो अब देखो
वी स्क्वायर अपान आर, तो ये क्या होता था, ए आर होता था रेडियल एक्सेलरेशन, तो एम बी स्क्वायर अपान आर, तो ये रेडियल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और 2 को उस तरफ ले जाओ, तो 2 जब इस तरफ ले आओगे तो इधर क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर अपान आर, तो एम बी स्क्वायर अपान आर को आप लिख दोगे एफ रेडियल, अब ये हो जाएगा 2 AS स्क्वायर अपान आर के बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियल फोर्स। अब आपको निकालना टेंजेंशियल, क्योंकि टोटल फोर्स में टेंजेंशियल भी आ रहा है, तो टेंजेंशियल का फार्मूला एफ टी इजकल टू एम ए टी, ठीक, तो एफ टी इजकल टू एम ए टी, ठीक है, या एम ए टी की जगह डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हो, या इसी को ए टी की जगह आप लिख सकते हो वी डी बी बाई डी एस, कई फार्मूले होते हैं, ठीक है, आप जो चाहो वो यूज करो। लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म में दिया गया आपको, ठीक है, तो डी वी बाई डी एस वाला यूज करोगे तो ज्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो फिर से वही चीज आप क्या करोगे, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर इजकल टू ए एस स्क्वायर आपको दिया गया था, ठीक है। 2 को इस तरफ ले आओ तो इधर क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर, तो इस तरफ हो जाएगा एम बी स्क्वायर इजकल टू 2AS का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आप क्या करो, अब आप डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। तो अब जी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये हो जाएगा एम, ये आएगा 2V dV बाई डी एस, ठीक है, क्योंकि इस तरफ एस तो है नहीं, ठीक है, एस के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा 2V dV बाई डी एस। अब दूसरी तरफ यहां करोगे तो हो जाएगा 2A और एस स्क्वायर का हो जाएगा 2S, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ही हो जाएगा। अब जो कैंसिल और उसको कैंसिल करो, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, इस तरफ क्या बचेगा 2AS, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा V dV बाई डी एस और एम भी बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका एम वी डी वी बाई डी एस इजकल टू 2AS, ठीक है, ये आ गया। अब देखो v dv बाई डी एस किसका फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये एफ टी, ठीक है, एफ टी का फार्मूला क्या था, एम डी बी बाई डी एस, एम डी बी बाई डी एस ही तो है एफ टी, ठीक है। तो एफ टी निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से 2AS। अब देखो दोनों निकल के आ गए, एफ टी भी आ गया और एफ आर भी आ गया, दोनों इसी से निकाला हमने, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर आर रखा पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर रखा, तो उसके बराबर किसको किया, ए एस स्क्वायर, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया, उसी से हमने एफ आर भी निकाला, उसी से एफ टी भी निकाला। बस अब क्या है, आप दोनों को आपको रखना है इस फार्मूले में, तो एफ टी स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर, एफ आर का स्क्वायर करोगे तो इसका आप क्या रखोगे 2AS का स्क्वायर अपान आर का होल स्क्वायर प्लस 2AS का होल स्क्वायर, ठीक है, एफ टी स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4A स्क्वायर एस की पावर 4 अपान आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4A स्क्वायर एस स्क्वायर। अब देखो 4A स्क्वायर एस स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, 4A स्क्वायर एस स्क्वायर कॉमन लोगे तो जब बाहर निकल के आएगा तो आएगा 2AS, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, एस स्क्वायर तो कॉमन हो गया, एस की पावर 4 था तो यहाँ पे एस स्क्वायर बचा रह जाएगा, तो एस स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस 1, ये निकल के आएगा टोटल फोर्स जो भी आएगा। तो उस पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, 2AS अंडर रूट एस स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, हाई लेवल भी कह सकते हो इसको। इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा जा भी सकता है, लेकिन बहुत चांसेस कम है इसके आने के, क्योंकि बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। जब बहुत हार्ड पेपर बनेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। या 45 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन टफ बनता है, तो अगर बनता है कोई टफ और सर्कुलर मोशन से अगर वो क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ अंडर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू दी गई है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकम इक्वल। वो टाइम आपको बताना है जब आपका रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बस सीधे आप रखो ए आर इजकल टू ए टी, दोनों के फार्मूले रखो, ठीक है। ए आर की वैल्यू आप रखोगे ओमेगा स्क्वायर आर और ए टी की वैल्यू रखोगे ए इजकल टू आर अल्फा होता था तो अल्फा इंटू आर रखोगे, ठीक है। अल्फा आर मैंने कहा था कि जब भी ए की वैल्यू रखोगे अल्फा आर रखोगे, अल्फा क्रॉस आर होता है, आर अल्फा आप याद रखते हो, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अल्फा आर याद रखो, तो आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप, अब आप क्या रखोगे ओमेगा की जगह रख दो अल्फा टी, ठीक है, ओमेगा की जगह रखो अल्फा टी, इसका स्क्वायर करोगे यहाँ भी अल्फा रह जाएगा, तो ये क्या होगा इधर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इजकल टू अल्फा, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो टी की जगह हो जाएगा टी निकल के आएगा 1 अपान अल्फा अंडर रूट, टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान अल्फा आएगा,
तो टी की जगह रखोगे तो 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू 1/अल्फा, 1/अल्फा, अल्फा की वैल्यू दिया था 4, 1/2 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2 आएगा, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो टी की वैल्यू आएगी 0.5 सेकेंड, ठीक है। 0.5 सेकेंड के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ओमेगा की जगह अल्फा टी हमने क्यों रखा था, तो वो भी आप देख सकते हो। ओमेगा अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पहला लगाओ तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो ये ओमेगा नॉट हो जाएगा 0, तो ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, अल्फा टी रख सकते हो। तो वही तो हमने किया था, यहाँ ओमेगा की जगह अल्फा टी रख दिया था, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा ये। अब ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल को मिक्स करके बनाया गया है, प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ भी लिया है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट, ठीक है। आपको 80 बताना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। कहाँ कहाँ पे बताना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे बताना है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो ये ट्रेजेक्ट्री है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ, या एच मैक्स भी बोल सकते हो, हाईएस्ट जो पॉइंट है वहां पे भी पूछा गया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट पूछा गया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे बात करिए तो जी कहाँ लगे है, जी नीचे की तरफ लगे है, लेकिन आपसे पूछा गया है टेंजेंशियल, ठीक है। तो ये इसका कंपोनेंट कर लो जी का, ठीक है। जी के जब कंपोनेंट करोगे ऐसे, तो देखो अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों आपस, ये वी है आपका, तो ये और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका अगर थीटा है तो ये टोटल 90 होना चाहिए, ये टोटल 90 होना चाहिए, लेकिन ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो अब जी के जब कंपोनेंट करोगे तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखो तो जी नीचे की तरफ लगा, नीचे ही लगेगा क्योंकि अब वेलोसिटी आपकी इस तरफ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो भी होगा वो 0 होगा, क्योंकि इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं लग रहा है। और आपको पता भी होगा कि टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है वहां पे केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, या पूरी प्रोजेक्टाइल में केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में जी लगता है, ठीक है। जी जब भी लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल का हमने कंपोनेंट कर लिया तो आ गया था, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी इस तरफ थी। यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं कर सकते आप, यहाँ पे कंपोनेंट कैसे करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में सीधे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एसी या सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन आपसे पूछा गया टेंजेंशियल, तो पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा 80 की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा, ठीक है। ये आपको निकल के आया यहाँ पे जी साइन थीटा, ये टेंजेंशियल है, ठीक है। टेंजेंट पे पीछे की तरफ खींच रहा है इसको, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर एसी पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल पूछा जाए तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो जी कॉस थीटा वही इसको प्रोजेक्ट, ये ट्रेजेक्टरी जो इसकी बन रही, तो ये जी कॉस थीटा की वजह से ही बन रही है, ठीक है। यही जो है इसको सीधे जाने से रोकता है, अंदर की तरफ मूव कराता है, ये जी कॉस थीटा है। और जो जी साइन थीटा है उसको नीचे की तरफ रोकता है कि बहुत ऊपर न चला जाए, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंशियल और ये हो गया रेडियल बोल सकते हो या सेंट्रीपिटल बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा वाला क्वेश्चन आपका, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसका था टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगा। इसका टेंजेंट कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा, ठीक है। इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, पीछे भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 हो जाएगा 0, और एसी की वैल्यू अगर देखा जाए तो एसी की वैल्यू हो जाएगी जी, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसके जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद देख लेना और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।